आदित्य अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन उसे बार बार सपने में दिव्या के करीब जाना याद आने लगता है, जिससे वह अपने कदम बढ़ाते हुए ही रोक देता है। कुछ दूरी पर खड़े होकर आदित्य अपने कमरे को देखने लगता है। कमरे के अंदर जाकर दिव्या से सामना करना उसे बहुत मुश्किल सा लगने लगता है, इसलिए वह कमरे में न जाकर स्टडी रूम में चला जाता है। सर्वेंट को बुलाकर वह खाना मंगाता है और डिनर करने लगता है। डिनर करने के बाद आदित्य स्टडी रूम से बाहर निकलकर देखता है तो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। आदित्य बिना वक्त गंवाए अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है और फिर वह चेंज करके बेड पर लेट जाता है। कुछ ही देर बाद दिव्या डिनर करके कमरे में आती है। आदित्य को बेड पर सोया हुआ देखकर दिव्या उसकी तरफ बढ़ जाती है और जाकर उसके साइड में बैठ जाती है। दिव्या एकटक आदित्य के चेहरे को देखने लगती है, जिसका एहसास आदित्य को भी हो जाता है। आदित्य अब तक सोया नहीं था, बस सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सो पाता उससे पहले ही दिव्या आ गई थी। अचानक ही दिव्या की नज़रें आदित्य के हाथों पर चली जाती हैं, जिसमें पट्टी बांधने के बावजूद खून निकल रहा था। दिव्या अपनी जगह से उठकर फर्स्ट एड बॉक्स लाती है, आदित्य के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती है। दिव्या आदित्य के हाथों को पकड़कर पट्टी को खोलने लगती है। वहीं दिव्या के छुअन से आदित्य का दिल जोरों से ही धड़कने लगता है। वह खुद को किसी भी तरह से संभालने की कोशिश किए जा रहा था। अचानक ही आदित्य अपनी आंखें खोलता है। दिव्या अपने काम में बिजी थी। आदित्य के पट्टी को निकालकर कॉटन से उसे साफ करती है। वहीं आदित्य दिव्या के मासूम चेहरे पर खो ही जाता है। आदित्य दिव्या के चेहरे के हर एक हिस्से को बहुत गौर से देखने लगता है। दिव्या की झुकी हुई पलकें, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव, मुलायम और रसीले होंठ, जो कोई भी देखे तो होठों को चूमे बगैर रहा ही न जाए। दिव्या को परेशान करती हुई उनकी जुल्फें, जो बार बार उसके गालों को छू रही थीं। दिव्या दवाई लगाकर पट्टी कर देती है। पट्टी करने के बाद दिव्या आदित्य को देखने लगती है, जिसकी आंखें अब बंद थीं। दिव्या भी आदित्य के चेहरे को देखकर एक पल के लिए खो सी जाती है। आदित्य भी दिव्या के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। उसका शांत सा चेहरा, नाक पर गुस्सा और उसके होंठ, जिस पर काफ़ी भी मुस्कुराहट नहीं होती थी। दिव्या कुछ सोचते हुए अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स को रखकर बेड पर आदित्य से थोड़ा दूर पीठ करके लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। दिव्या के लेटते ही आदित्य की नज़र उस पर चली जाती है। इस वक्त दिव्या की पीठ आदित्य के सामने थी। वह चाहकर भी जैसे दिव्या से दूर रहने की कोशिश कर ही नहीं पा रहा था। आदित्य धीरे धीरे दिव्या के पास जाने लगता है, लेकिन उसके सपने को याद कर खुद भी दिव्या की पीट करके सोने की कोशिश करने लगता है। आदित्य के दिल में अलग ही तूफान उमड़ रहा था। वह चाह कर भी दिव्या से दूर रह ही नहीं पा रहा था। नींद तो जैसे उसकी आंखों से बिल्कुल गायब सी हो गई हो। बहुत देर तक
आदित्य खुद को संभालने और सोने की नाकाम कोशिश किए ही जा रहा था, लेकिन नींद तो जैसे उसमें कोसों दूर चली गई थी। अचानक ही दिव्या नींद में पलटती है और उसका हाथ सीधे आदित्य के कमर पर चला जाता है। आदित्य को भी तो जैसे इसी पल का इंतजार हो। आदित्य दिव्या की तरफ पलटता है और दिव्या के चेहरे को देखने लगता है, जो सुकून से अपनी आंखें बंद करके सो रही थी। आदित्य अपने हाथ बढ़ाकर दिव्या के चेहरे को ढकती बालों को हटाता है। दिव्या को इतने पास देखकर ही आदित्य सारा कुछ भूल सा जाता है और दिव्या के और पास जाकर उसे बाहों में अपनी भर लेता है। दिव्या भी आदित्य के और करीब जाकर उसके सीने पर अपना चेहरा छुपा लेती है। दिव्या की करीबी से आदित्य को एक अलग ही सुकून मिलता है। जो बेचैनी कुछ देर पहले हो रही थी, वह पल भर में ही गायब हो जाती है और जल्दी वह नींद के आगोश में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव बालकनी में किसी से बातें करके अपना फोन अपनी पॉकेट में रखता है, फिर सिगरेट निकालकर अपने मुंह में डाल देता है। लाइटर से वह जैसे ही सिगरेट को जलाने वाला होता है कि ज्येष्ठा उसके मुंह से सिगरेट ले लेती है। ध्रुव देखता है तो ज्येष्ठा उसे गुस्से से ही देख रही थी। ध्रुव को ज्येष्ठा की इस हरकत से कुछ समझ ही नहीं आता। ज्येष्ठा सिगरेट को नीचे फेंक अपने पैरों से मलती है, फिर ध्रुव को देखती है। मुझे नहीं पसंद तुम्हें जहर से खुद को नुकसान पहुंचाए। तुम्हें मारने का, नुकसान पहुंचाने का हक सिर्फ मेरा है। ज्येष्ठा के बातों को सुनकर ध्रुव के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वह ज्येष्ठा को कमर से पकड़कर खींच लेता है और एक हाथ से ज्येष्ठा के होठों को छूते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो बेबी, आज के बाद मैं तुम्हारा हक किसी को भी नहीं दूंगा। ज्येष्ठा अपनी जलती नज़रों से ध्रुव को देखकर कहती है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ध्रुव ज्येष्ठा की आंखों में बहुत गौर से देखता है, जिसमें उसके लिए नफरत कूट कूट के भरा हुआ था। आज तक ध्रुव ने अपने लिए इतनी ज़्यादा नफरत किसी की भी आंखों में नहीं देखी थी। वहीं ज्येष्ठा ध्रुव के आंखों में एक अलग ही तरह का एहसास देख पा रही थी, जो उसके लिए बहुत नया था। ध्रुव ज्येष्ठा की आंखों से नजरें हटाकर होंठ पर डालता है, जो बिल्कुल मखमल सी गुलाब की पंखुड़ियों के समान लग रही थी, एकदम रसीले, जिसे चूमे बगैर रहा नहीं जाए। ध्रुव से भी बिल्कुल रहा ही नहीं जाता और वह धीरे धीरे ज्येष्ठा के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। ज्येष्ठा यह देखकर छूटने की जगह अपनी आंखों को बंद कर लेती है, जैसे वह ध्रुव को परमिशन दे रही हो। ध्रुव ज्येष्ठा की आंखें बंद करने से एकदम से दंग रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जो उससे इतनी ज़्यादा नफरत करती है और उससे बदला लेने के मकसद से आई है, जिसकी आंखों में खुद उसने अपने लिए इतनी नफरत देखी है, उसके बावजूद उसे परमिशन देती है। ध्रुव सारी बातों को साइड में रखते हुए अपने होठों को धीरे से ज्येष्ठा के रसीले होठों पर रख देता है और बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगता है। ज्येष्ठा आंखें बंद कर बिल्कुल शांत खड़ी थी। आज वह छूटने की कोशिश भी नहीं कर रही थी।
ध्रुव के हाथ धीरे धीरे बढ़ते हुए ज्येष्ठा की गर्दन पर चले जाते हैं और वह ज्येष्ठा की गर्दन को पकड़कर किस करने लगता है। धीरे धीरे ध्रुव की किस सॉफ्ट से स्मूथ किस में बदल जाती है। वह बिल्कुल पागलों की तरह ज्येष्ठा की होठों को किस करने लगता है। ध्रुव की ऐसा हरकत से ही ज्येष्ठा के हाथ उसके सीने की ओर चले जाते हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी ध्रुव को रोक नहीं पा रही थी। काफी देर बाद जब ज्येष्ठा की सांसें फूलने लगती हैं, तो ध्रुव उसके होठों को धीरे से छोड़ देता है, लेकिन अब भी वह उसे खुद से दूर नहीं करता। ज्येष्ठा आंखें बंद किए हुए ही गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। ध्रुव की नजरें अब भी उसके होठों पर ही थीं, जो उसके किस करने की वजह से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। कुछ देर बाद ज्येष्ठा नॉर्मल होती है और जैसे ही अपनी आंखें खोलने वाली होती है, ध्रुव फिर से उसके होठों को चूमने लगता है। ज्येष्ठा कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वहीं ध्रुव ज्येष्ठा के होठों को कभी ऊपरी हिस्से में चूम रहा था, तो कभी निचले हिस्से में। ऐसा लग रहा था मानो कि ध्रुव ज्येष्ठा के होठों को छोड़ना ही नहीं चाहता। बहुत लॉन्ग और इंटेंस किस के बाद ध्रुव ज्येष्ठा को बाहों में भर लेता है। ज्येष्ठा खुद के सांसों को काबू में करने की कोशिश में लगी हुई थी। कुछ देर बाद ज्येष्ठा नॉर्मल होती है तो ध्रुव उसको अलग करने देखने लगता है। ज्येष्ठा आँख खोलकर ध्रुव से कहती है, अगर तुम्हारा किस करना हो गया हो तो कुछ ऑर्डर करो। फिर मुंह बनाते हुए, मुझे भूख लगी है। ध्रुव ज्येष्ठा के चेहरे को देखकर थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, 1 मिनट, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। ध्रुव अपना फ़ोन निकालकर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है और फिर वह ज्येष्ठा की तरफ देखता है, जो अब भी वैसे की वैसे ही खड़ी थी। ध्रुव आगे बढ़कर ज्येष्ठा को गोद में उठा लेता है। ध्रुव के उठाते ही जोर से ज्येष्ठा चिल्लाती है, छोड़ो, उतारो मुझे, उतारो। ध्रुव थोड़ा हैरान सा ज्येष्ठा को देखता है, फिर गोद से नीचे उतार देता है। ध्रुव पूछता है, क्या हुआ? ज्येष्ठा थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, वो मुझे। ज्येष्ठा को परेशान देखकर ध्रुव ज्येष्ठा के माथे पर हाथ रखता है, फिर चिंता करते हुए, व्हाट हैपेंड बेबी, आर यू ओके? ध्रुव के ऐसे सवाल सुनकर ज्येष्ठा अपना सर झुकाते हुए कहती है, वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ध्रुव परेशान सा ज्येष्ठा के पेटों को छूता है। कैसे और कब? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम अभी रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ध्रुव जल्दी से फ़ोन लेकर कॉल करने लगता है कि ज्येष्ठा उसका फ़ोन लेकर कट कर देती है। ज्येष्ठा की इस हरकत से ध्रुव उसे सवाली नज़रों से देखने लगता है। ज्येष्ठा फिर से अपना सर झुका लेती है और धीरे से कहती है, ओ, मेरे पीरियड चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, मेरे पास पैड भी नहीं है, इसलिए। ज्येष्ठा की बात सुनकर ध्रुव अपना फ़ोन उसके हाथों से ले लेता है और किसी को कॉल करके सामान लाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक होता है तो ध्रुव जाकर सारा सामान ले लेता है। खाने का सामान वह टेबल पर रख देता है और एक पेपर बैग ज्येष्ठा की तरफ बढ़ाकर कहता है, पहले तुम चेंज कर लो, फिर हम डिनर करते हैं। ज्येष्ठा एक नज़र ध्रुव को देखती है,
फिर वह बैग लेकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ ही देर में ज्येष्ठा चेंज करके आती है तो देखती है ध्रुव एक प्लेट पर खाना सर्व कर रहा था। ज्येष्ठा को देखकर ध्रुव उसे अपने पास बुलाता है और अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथ से खाने का एक निवाला बढ़ा देता है। ज्येष्ठा बिना कोई बहाना किए ध्रुव के हाथों से खाना खाने लगती है। ध्रुव ज्येष्ठा को भी खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। थोड़ी देर में ध्रुव ज्येष्ठा को लेटाकर खुद भी उसके बगल में लेट जाता है। जब ज्येष्ठा अपनी आंखें बंद कर लेती है तभी उसे अपने पेट पर एक हाथ की स्पर्श महसूस होती है। ज्येष्ठा जल्दी से आंखें खोलती है तो ध्रुव उसके आंखों में देखकर कहता है, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हारे दर्द को कम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ध्रुव की बातों को सुनकर ज्येष्ठा एकटक उसे देखने लगती है। ध्रुव ज्येष्ठा के पेट को सहला रहा था। धीरे धीरे ज्येष्ठा की आंखें बंद हो जाती हैं और वह सो जाती है। ज्येष्ठा को सोता देख ध्रुव उसके माथे पर किस करता है, फिर अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। एक सुकून भरी नींद के बाद सुबह आदित्य नींद से पहले उठ जाता है। आंखें खोलते ही उसे दिव्या का खूबसूरत और प्यारा सा चेहरा दिखता है, जो आदित्य से पूरी तरह से सटकर सोई थी। दिव्या का हाथ आदित्य के पीठ पर था और आदित्य का हाथ दिव्या के कमर पर। आदित्य कुछ देर तक दिव्या को देखता है, फिर उसका हाथ पकड़कर धीरे से अपने ऊपर से हटा लेता है। आदित्य के ऐसे करते ही दिव्या कसमसाने लगती है, जिसे देखकर आदित्य डर से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब उसे कुछ एहसास नहीं होता तो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और दिव्या को देखता है। अब दिव्या का हाथ आदित्य के खुले सीने पर था। आदित्य धीरे धीरे दिव्या से थोड़ा दूर होता है, फिर अपनी जगह से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। हमेशा की ही तरह दिव्या की आंखें आदित्य के सांवल लेने की आवाज़ से खुल जाती हैं। दिव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है और बेड पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद आदित्य रेडी होकर बाहर आता है। आदित्य ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपने बाल बनाने लगता है कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। आदित्य अपनी नज़रें थोड़ा सा साइड करता है तो देखता है दिव्या खड़े होकर कब से उसे ही देखे जा रही थी। आदित्य को अपनी तरफ देखता देख दिव्या अपने कदम बढ़ाते हुए आदित्य के पास जाने लगती है। इस वक्त दिव्या का चेहरा बिल्कुल शांत था। दिव्या को अपनी तरफ आता देख आदित्य थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। दिव्या आदित्य के एकदम पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। आदित्य भी दिव्या को ही देखे जा रहा था। दिव्या एकदम से आदित्य का हाथ अचानक से ही पकड़ लेती है और उसके हाथ को देखने लगती है। आदित्य बहुत गौर से दिव्या को देख रहा था। आदित्य के हाथ पर जहाँ दिव्या ने पट्टी बांधी थी वह गीली नहीं थी। आदित्य नहाते समय अपने हाथों को कवर कर लिया था, जिससे उसमें पानी ना पड़े। आदित्य की पट्टी को गीली न देखकर दिव्या आदित्य को देखने लगती है। आदित्य भी दिव्या को देखने लगता है। दिव्या धीरे से आदित्य का हाथ छोड़ देती है और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है।
दिव्या के जाने के बाद आदित्य पहले अपने हाथ को देखता है, फिर वॉशरूम के दरवाजे की तरफ। आदित्य अपने बाल सेट करके कमरे से निकल जाता है। तभी उसे गौरव दिखता है। गौरव जल्दी से आदित्य के पास आते हुए कहता है, क्या यार, मैंने सुना कि तू मसूरी जा रहा है। आदित्य, हाँ, मैं बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ मसूरी। और इतना बोलते ही आदित्य अपने कमरे की तरफ नज़र डालता है और फिर गौरव को देखकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। गौरव आदित्य की बात समझकर उसके पीछे चला जाता है। गौरव पीछे जाते हुए स्टडी रूम में पहुंच जाता है और फिर कहता है, लेकिन यार तू। इससे आगे गौरव कुछ बोल पाता, आदित्य उसे चुप करा देता है। तुझे पता है ना कि मुझे अकेले खाना पसंद है, तो तू अब जा, मुझे भूख लगी है। खुद को यूं इग्नोर होता देख गौरव का तो मुंह ही बन जाता है और वह स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सर्वेंट आदित्य को नाश्ता देकर वहां से चली जाती है। वहीं दिव्या रेडी होकर नीचे जाती है। दिव्या ने आज हरे रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी, जिसका बॉर्डर गोल्डन और हरे रंग का था। हाथों में भर भर की चूड़ियाँ, बिल्कुल एक नई दुल्हन की तरह। माथे और गले पर आदित्य के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र, पैरों पर छन छन करती पायल। कुल मिलाकर आज दिव्या बिल्कुल नई दुल्हन की भांति लग रही थी, जिसकी शादी कल ही हुई हो। दिव्या को देखते ही सबके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। दिव्या सबके साथ नाश्ता करती है और बड़ों के पैरों को छूते हुए सबका आशीर्वाद लेती है। रूहानी रूही दिव्या के गले लग जाती हैं और अनुज भी जल्दी से जाकर दिव्या से बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह लिपट जाता है और कहता है, आई विल मिस यू सो मच। भाभी अनुज की हरकत और बात से दिव्या मुस्कुराने लगती है। दिव्या अब गौरव के पास जाकर खड़ी हो जाती है। गौरव धीरे से कहता है, अपना ख्याल रखिएगा भाभी। दिव्या मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है, फिर सबकी तरफ नजरें घुमाकर किसी को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। लेकिन दिव्या जिसे खोज रही थी वह उसे नहीं मिली। अब वह सब विला से बाहर आ जाते हैं। आदित्य काफ़ी देर से कार में बैठा दिव्या का ही इंतज़ार कर रहा था। दिव्या कार के पास जाती है तो रॉकी आके जाकर कार का दरवाज़ा खोलता है। दिव्या पहले पीछे मुड़कर सबको देखती है। दिव्या के ऐसे पीछे मुड़ने से सभी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। दिव्या भी सभी को देखकर एक स्माइल करती है और फिर जाकर कार के अंदर बैठ जाती है। रॉकी जल्दी से दरवाज़ा बंद करता है। दिव्या अब भी किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र टेरेस के ऊपर चली जाती है, जहाँ पर रूहान खड़े होकर दिव्या को ही देख रहा था। दिव्या भी कब से रूहान को ही खोज रही थी। कुछ ही देर में कार सिंघानिया विला के मेन गेट से बाहर निकल जाती है। दिव्या अपनी जगह में अच्छे से बैठ जाती है। दिव्या का हाथ अचानक ही किसी के हाथ पर चला जाता है। स्पर्श महसूस होते ही दिव्या अपने हाथ को देखती है, फिर ऊपर देखती है तो उसकी नज़रें आदित्य की नज़रों से मिल जाती हैं।
दिव्या के छूते ही आदित्य दिव्या को देखने लगता है, जिससे दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। काफी देर तक एक दूसरे की नजरों में खोने के बाद एकदम से दोनों एक दूसरे से नजरें हटा लेते हैं। दिव्या जल्दी से अपना हाथ आदित्य के हाथ के ऊपर से हटाती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। दिव्या के हाथ हटाते ही आदित्य एक नज़र दिव्या को देखता है, फिर अपना लैपटॉप ओपन करके अपना काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ज्येष्ठा की जब नींद खुलती है तो वह अपनी आंखें खोलकर कमरे को देखती है। फिर बेड के साइड देखती है तो उसमें कोई नहीं दिखता। अचानक ही ज्येष्ठा के सामने कल रात के सीन आने लगते हैं, जिसमें ध्रुव ने उसकी केयर की थी। ये सब याद आते ही ज्येष्ठा के दिल में एक अलग ही तरह का एहसास जगने लगता है। वह बेड से उतरने ही वाली होती है कि उसे साइड टेबल पर चिट दिखती है। ज्येष्ठा चिट उठाकर पढ़ती है। सॉरी बेबी, मुझे अर्जेंट काम से आ गया तो मुझे तुम्हें अकेले छोड़कर जाना पड़ रहा है। अपना ख्याल रखना। और हाँ, मैं एक क्रेडिट कार्ड को छोड़कर भी जा रहा हूँ। तुम्हें जितना खर्च करना है तुम कर सकती हो। मुझे पता है तुम नहीं लोगी। तुमने अगर कार्ड लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझसे सच्ची वाली नफरत करती हो। अगर तुमने नहीं लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि उसके बाद मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड आई रियली मिस यू बेबी। ज्येष्ठा चिट को पढ़कर साइड में देखती है तो उसमें एक क्रेडिट कार्ड रखा हुआ था। ज्येष्ठा गुस्से से उस क्रेडिट कार्ड और चिट को मोड़कर डस्टबिन में वहीं फेंक देती है और गुस्से से कहती है, ध्रुव सूर्यवंशी, मुझे क्या लगता है तू ये सब करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी? कभी भी नहीं। जितना प्यार मैं अपनी दी से करती हूँ उससे कई गुना मैं तुझसे नफरत करती हूँ। मेरी ये नफरत की आग तुझे जलाकर राख कर देगी। इतना बोलते ही ज्येष्ठा बाथरूम में जाती है और फिर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। उसे बार बार ध्रुव का छूना, उसकी केयरिंग करना, उसे किस करना याद आ रहा था। ज्येष्ठा उस जगह को रगड़ने लगती है जहाँ जहाँ ध्रुव ने उसे छुआ था। ज्येष्ठा काफ़ी देर तक खुद को रगड़ने लगती है। तब तक उसका शरीर रगड़ने की वजह से पूरा लाल हो गया था। ज्येष्ठा शावर बंद करके कपड़े पहनती है और होटल रूम से बाहर चली जाती है। वहीं ऑफिस में बैठा ध्रुव ज्येष्ठा के हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। ज्येष्ठा के जाने के बाद ध्रुव गहरी सांस लेता है और अपनी आँखों को बंद कर लेता है। तभी उसका असिस्टेंट कालू आता है। कालू आते साथ बोलता है, बॉस, हमारे आदमी बहुत बुरी हालत में मिले हैं। ध्रुव अपनी आंखें खोलकर कोड वॉइस में, मुझे पता था आदित्य सिंघानिया इतनी आसानी से तो उन्हें मौत नहीं देगा। खैर, वो लोग यहाँ आते तब भी मारे ही जाते। मुझे बस अपनी मैडम की डिटेल दो। कालू, बॉस, मैडम जहाँ भी जाती हैं हर वक्त वह बॉडीगार्ड से घिरी ही रहती हैं। अचानक ध्रुव को कुछ याद आता है और वह तुरंत कहता है, तुम्हारी मैडम और आदित्य सिंघानिया के बीच रिश्ता क्या है? ध्रुव के ऐसे सवाल से कालू को कुछ समझ ही नहीं आता। बॉस, मुझे पता चला है कि मैडम की शादी जिससे होने वाली थी वह आदित्य सिंघानिया का बड़ा भाई
अर्जुन सिंघानिया था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और मैडम और आदित्य सिंघानिया की बात करें तो उनके बीच का रिश्ता तो अब तक पता ही नहीं चल पाया। ध्रुव दिमाग पर अपना जोर देते हुए कहता है, ऐसा हो सकता है कि अर्जुन सिंघानिया के मौत के बाद उसकी शादी हो गई होगी। जल्दी कंफर्म करके मुझे अपडेट दो। फिर वार्निंग देते हुए, और इस बार अगर बिना इंफॉर्मेशन के आए तो तुम जान से जाओगे। कालू ना चाहते हुए भी अपना सिर हाँ में हिलाता है और केबिन से बाहर चला जाता है। रात के करीब 7 बजे आदित्य और दिव्या मसूरी पहुंचते हैं। कार एक बड़े से विला में जाकर रुकती है। यह विला आदित्य ने सुबह ही खरीद लिया था। वैसे अगर वह सिर्फ अकेला आता तो होटल में भी रुक जाता, लेकिन दिव्या भी उसके साथ थी, इसलिए उसने होटल में रुकना सही नहीं समझा। दिव्या कार से उतरकर देखती है तो सिंघानिया विला में जैसे बॉडीगार्ड रहते थे, उसमें भी वैसे ही तैनात थे। दिव्या विला को बड़े गौर से देखने लगती है। विला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मेन गेट से आते वक्त दोनों ही साइड बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए थे। विला खूबसूरत के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था। दिव्या ये सब देखने में खोई हुई थी कि उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है, मैम, बॉस ने अंदर चलने के लिए कहा है। दिव्या पहले रॉकी को देखती है, फिर विला के अंदर चली जाती है। विला जितना खूबसूरत बाहर से था, उतना ही अंदर से भी था। एक सर्वेंट जाकर दिव्या को कमरा दिखाती है। दिव्या वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज करके फ्रेश होती है और फिर बाहर आ जाती है। दिव्या ने अब बहुत ही हल्की सी साड़ी पहनी हुई थी। दिव्या बेड पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में आदित्य आता है और फिर वो भी वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है। इसी बीच सर्वेंट दिव्या के पास खाना लेकर आती है। दिव्या देखती है तो सर्वेंट ने सिर्फ एक ही प्लेट दिया। मतलब यह था कि अब से दिव्या को रोज अकेले ही खाना खाना पड़ेगा। दिव्या बस खाने को घूरती है, लेकिन उसे टच तक भी नहीं करती। कुछ देर बाद आदित्य बाहर आता है। दिव्या को यूं खाने को घूरता देख आदित्य उसे देखने लगता है। फिर वह भी डिनर के लिए कमरे से बाहर निकलने लगता है तो उसे दिव्या की आवाज़ सुनाई देती है, हमें अकेले खाने की आदत नहीं है। दिव्या की आवाज़ सुनते ही आदित्य के कदम वहीं पर ठहर जाते हैं और वह पीछे पलट कर देखता है। दिव्या उसी तरह उसे ही देख रही थी। आदित्य अपना फ़ोन निकालता है और सर्वेंट को खाना रूम में लाने के लिए कहता है। कुछ ही देर में सर्वेंट आकर खाना देकर चली जाती है। आदित्य और दिव्या एक दूसरे के आमने सामने बैठकर डिनर करने लगते हैं। डिनर करते वक्त भी आदित्य के हाथ और नज़रें फ़ोन पर ही टिकी हुई थीं। वहीं दिव्या की नज़रें बस अपने खाने पर थीं। खाते खाते दिव्या की नज़रें अचानक ही आदित्य पर चली जाती हैं। आदित्य को यूं फ़ोन में बिजी देखकर दिव्या का तो मुंह ही बन जाता है। वह अपने मन में ही कहती हैं, देख लीजिए महाशय को खाने के वक्त भी फुर्सत नहीं है अपने कामों से। मन कर रहा है अभी इस फ़ोन को बालकनी में ही फेंक दूं। दिव्या की ये सब मन में ही बोल रही थी
कि तभी अचानक आदित्य दिव्या को देखने लगता है। दिव्या झट से अपनी नज़रें नीची कर लेती है और खाने पर फोकस करने लगती है। कुछ वक्त में ही दोनों का डिनर हो जाता है। दिव्या बेड पर ही लेट जाती है तो वहीं आदित्य स्टडी रूम में चला जाता है। कुछ देर में आदित्य स्टडी रूम से कमरे में आता है तो देखता है दिव्या इस वक्त पसीने से एकदम लथपथ थी और कांप रही थी। दिव्या को देखते ही आदित्य को अपनी दादी की बात याद आती है। आदित्य, आप जहां दिव्या को लेकर जा रहे हैं वो वही शहर है जिसने दिव्या के माता पिता को उससे छीन लिया था। मुझसे कभी यानी दिव्या की दादी ने कहा था कि उस शहर में दिव्या सुकून से कभी नहीं सो पाती। दिव्या रात के वक्त कांपने लगती है, इसलिए कभी दिव्या को लेकर यहाँ आ गई थी। दादी की बात आते ही आदित्य बेड की तरफ दूसरे तरफ बेड पर दिव्या के पास लेट जाता है और दिव्या के चेहरे के पसीने को रुमाल से पोंछता है। आखिर में आदित्य दिव्या को अपने बाहों में भर लेता है। आदित्य के ऐसे करते ही दिव्या आदित्य के सैड को कसकर पकड़ लेती है। आदित्य दिव्या के पीठ को सहलाने लगता है और लगातार उसके चेहरे को देखने लगता है। धीरे धीरे दिव्या का कांपना बंद हो जाता है और उसके हाथ आदित्य के सैड पर ढीले हो जाती है। आदित्य अब दिव्या के पीठ को सहलाना बंद कर देता है और कसकर बाहों में भरकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे की करीबी महसूस करते हुए सुकून भरी नींद के आगोश में चले जाते हैं और आदित्य जिस कारण से दिव्या से दूर जाना चाहता था तो वह दिव्या के करीबी से ही सब कुछ भूल जाता था। दिव्या की करीबी में आदित्य बस दिल की ही सुनता था, लेकिन अब वह दिव्या से दूर रहता है तो वह अपने दिमाग की सुनता है। दिमाग हमेशा आदित्य को रिश्तों की सच्चाई बताती है और दिल उसे जुड़े रिश्ते की अहमियत बताती है। एक सुकून भरी रात के बाद सुनहरी सुबह का जन्म होता है। दिव्या थोड़ा कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है तो खुद को आदित्य की बाहों में पाती है। आदित्य ने कसकर दिव्या को पकड़ा हुआ था। आदित्य के इतना करीब खुद को देखकर दिव्या का दिल जोरों से धड़कने लगता है। दिव्या एकदम से एकटक आदित्य के चेहरे को देखने लगती है जो सुकून भरी रात को अब भी एंजॉय कर रहा था। इतना सुकून से आदित्य को सोता देखकर दिव्या अपने आसपास देखने लगती है। सूरज की किरणें काफ़ी हद तक दिखने लगी थीं। अब दिव्या सोच में पड़ जाती है कि वह क्या करे। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे आगे की बनाने में वीडियो प्रेरणा मिलती है। तो